गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ के नाम से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, आरएसआरटीसी अकाउंट्स ऑफिसर, रिक्को अकाउंट्स ऑफिसर और भी कोई अदर एक जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उन सभी के लिए हम जो है इसमें अकाउंटिंग एमसीक्यू के नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम जो क्लास 11th की आरबीएससी की अकाउंटेंसी की जो बुक है उसकी बुक के हम एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की अपनी पहली सीरीज है और इसमें हम अकाउंटेंसी के साथ साथ आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस मेथड्स, इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग, इनके भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है अकाउंटेंसी के जो वीडियोज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप इनको शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आ पाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज की क्लास में हम जो है बात करने जा रहे हैं, हम अपना जो पहला टॉपिक है प्रारंभिक लेखा, जर्नल एवं सहायक बहियाँ, उसी का एक क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही है। ये अपन से कुछ ऑप्शन पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है संपत्तियाँ पूंजी माइनस दायित्व, संपत्तियाँ बराबर दायित्व माइनस पूंजी, दायित्व प्लस पूंजी, दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी। कौन सा अपने को इसमें से सही आंसर लगता है वो बताना है। देखिए, लेखांकन समीकरण का ये क्वेश्चन है हमारा, और लेखांकन समीकरण की अगर हम बात करें तो हमारे पास लेखांकन समीकरण के लिए एक फॉर्मूला होता है, असेट्स इजिकल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट्स का योग जो होता है लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। तो देखिए ये बात हमें कहाँ पे मिलती है, ये सी ऑप्शन में मिलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन लेखांकन समीकरण के बारे में। इसमें बात करते हैं, भरत की संपत्ति 15,000 रुपये और दायित्व अपने को दे रखा है, दायित्व अपने को दे रखा है 6,000 रुपये। पूंजी अपने को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो देखो ये चार ऑप्शन अपने को दे दिए गए हैं, तो क्या निकाल सकते हैं। देखो अपन बात करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है असेट्स इजिकल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अपन से प्रश्न क्या पूछा है, कैपिटल पूछी है। तो कैपिटल निकालने के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो देखिए आपकी कैपिटल आप निकालोगे, असेट्स हो गई आपके पास 15,000 रुपये और इधर से आपके दायित्व हो गए 6,000 रुपये। सॉरी, आपको यहाँ पे प्लस नहीं करना है, आपको ये माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है आपको। तो 15,000 में से आप 6,000 माइनस कर देंगे तो आपकी जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी, 9,000 रुपये। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है आप बताएं। और देखो क्वेश्चंस जो भी आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, आप इनको शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो हर चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं, 11th की जो बुक है उससे स्टार्ट किए गए हैं। और जब कोई भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, आप लोगों में से कई लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे होंगे, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आप इनकी बिल्कुल तैयारी कीजिए और मैं आपको पूरा सपोर्ट इसके अंदर करने की कोशिश करूँगा।
कॉमर्स का जो सेकंड पेपर है, चाहे वो आपका अकाउंटेंट का पेपर हो, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का हो, दोनों पेपरों में आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा वीडियोज़ को। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूंजी 60,000 रुपये, अंतिम पूंजी 30,000 रुपये, वर्ष के दौरान हानि 16,000 रुपये और आहरण इन्होंने लगाया है 14,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल अपन से पूछ रहे हैं। तो देखो इन्होंने आंसर अपने को दिया, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, मतलब ऑप्शन दिए इन्होंने। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया 16,000, तीसरा दिया 32,000 और चौथा दिया 46,000। देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। एक आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हम प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में अपन ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं, फिर अपन यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी माइनस करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या ज्ञात करने का, प्रॉफिट ज्ञात करने का। अगर ये सारा कैलकुलेट करने के बाद में प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है और माइनस में आता है तो लॉस होता है। अब देखो अपने को क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पर हानि दे रखी है 16,000 रुपये की, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस के 16,000। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल अपने को प्रश्न में दे रखी है 30,000, मैंने 30,000 लिख लिया। और आहरण अपने को क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखा है 14,000, मैंने 14,000 के ड्राइंग्स ले लिए। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मुझे 60,000 रुपये की दे रखी है और माइनस एडिशनल कैपिटल अपने को निकालनी है। एडिशनल कैपिटल की वैल्यू अपने को दी हुई नहीं है, तो चलिए मैं इसका पक्षांतरण कर देता हूँ। एडिशनल कैपिटल इज इक्वल्स टू, देखो 30,000 ये हमारे पास है, 14,000 हमारे पास यहाँ पर है और ये 16,000 जो इधर दे रखे हैं, इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये भी प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 60,000 अपने को दे रखे हैं। ठीक है, सॉल्व कर लें। 30,000, 14,000 और 16,000 मिलाकर कितने हो गए 60,000 और माइनस के 60,000 अपने पास दे रखे। इस प्रकार से हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, हमने कोई एडिशनल कैपिटल यहाँ पर लगाई नहीं है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है और इसका राइट आंसर हमारे पास ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, माल के नगद लेन देन पर प्रयोग किया जाने वाला प्रलेख बताइए कि अगर माल नगद बेचे तो कौन सा प्रलेख अपन काम में लेते हैं। तो देखिए माल का नगद लेन देन करते हैं तो उसके लिए जो प्रलेख यूज में होता है बच्चों, उसका लिए होता है हमारा आंसर रोकड़ मीमो, यानी कैश मीमो को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बाकी का मतलब भी आपको समझा दूँ। अगर मान लीजिए कोई भी उधार लेन देन अगर होता है ना, उधार लेन देन, माल का कोई भी उधार लेन देन होता है, माल उधार क्रय करते हैं, उधार बेचते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में बीजक बनाया जाता है। नाम पत्र की अगर हम बात करें, खरीदा हुआ माल जब अगर हम वापस लौटाते हैं, क्रय वापसी के समय हम जो है यहाँ पर नाम पत्र की बात करते हैं, यानी डेबिट नोट बनाते हैं। विक्रय वापसी के समय जो प्रपत्र बनाया जाता है, विक्रय वापसी के समय, उसे हम जमा पत्र कहते हैं। तो ये भी अपन याद रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, माल के नगद लेन देन के समय तो बनने वाला है रोकड़ मीमो, कैश आएगा कैश जाएगा, रोकड़ मीमो अपने को बनाना है। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। ठीक है, बाकी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अपन बात करेंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल का मुख्य उद्देश्य है। जर्नल का उद्देश्य बताना है आपको, क्या है मुख्य उद्देश्य। देखो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। तो देखो आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का काम तो बैलेंस शीट से होता है।
लाभ हानि की अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो हमारा P&L अकाउंट से होता है, ठीक है। और अगर सभी व्यवहारों का अपने को लेखा करना हो तो सभी व्यवहारों का लेखा जो होता है वो हमारा जर्नल से होता है बच्चों। यानी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारा जो जर्नल का मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य सभी व्यवहारों का क्या करना है, लेखा करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से उधार व्यवहार कौन सा है। उधार लेन देन अपने को बताना है बच्चों। तो देखिए पहला ऑप्शन बोला माल बेचा। तो देखो माल बेचा शब्द अगर लिखा हुआ आ जाए तो वो हमेशा नगद लेन देन होता है, ठीक है। व्यक्ति का नाम भी नहीं है और नगद शब्द भी नहीं है, तो ऐसा लेन देन हमेशा नगद लेन देन माना जाता है। नगद माल बेचा तो इसमें तो डायरेक्ट नगद शब्द वैसे ही लिख दिया, तो ये भी नगद लेन देन है। राम को नगद माल बेचा, ये भी ऑलरेडी नगद है, भले ही व्यक्ति का नाम भी आ गया हो, नगद शब्द है तो फिर वो नगद लेन देन ही माना जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो अपने को दे रखे हैं नगद के हैं, तो उधार लेन देन कौन सा हो जाएगा, राम को माल बेचा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो उधार लेन देन है वो है राम को माल बेचा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आहरण खाता है। आहरण खाता किस प्रकार का खाता है। तो देखिए वस्तुगत खाता, अवास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों ए, व्यक्तिगत खाता। आहरण खाता जो होता है वो व्यापार के स्वामी से संबंधित खाता होता है। व्यापार का जो स्वामी होता है उससे संबंधित खाता होता है, और व्यापार के स्वामी से संबंधित दो खाते होते हैं। व्यापार के स्वामी से संबंधित दो खाते होते हैं, एक का नाम है आहरण खाता और एक का नाम है पूंजी खाता, ठीक है। और अगर अपन इसको थोड़ा सा और विस्तार में चले, व्यक्तिगत खाते के साथ साथ में ये हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते जो व्यापार के स्वामी का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मधुसूदन को नगद माल बेचा। मधुसूदन को नगद माल बेचा 5,000 रुपये। तो क्या करेंगे, मधुसूदन का खाता नाम करेंगे, मधुसूदन का खाता जमा करेंगे, रोकड़ खाता नाम करेंगे, रोकड़ खाता जमा करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो इसकी अगर एक्चुअल एंट्री अपने को पता हो तो अपन इसका आंसर बता सकते हैं। देखो माल नगद बेचा है, चाहे किसी को भी बेचा हो, व्यक्ति का नाम दे रखा हो, व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। अगर नगद लेन देन है तो अपने को कैश यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है बच्चों। तो कैश अकाउंट DR2 सेल्स हम यहाँ पर करेंगे 5,000 रुपये से। अब आप देखिए क्या आंसर आपको ऑप्शन दे रखा है। मधुसूदन का खाता नाम करेंगे, नहीं, मधुसूदन का नाम ही नहीं आएगा क्योंकि नगद शब्द यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है हमारे को, तो व्यक्ति का नाम लेते ही नहीं अपन। मधुसूदन का खाता जमा करेंगे, नहीं, मधुसूदन का खाता जमा नहीं करेंगे। रोकड़ खाता जमा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, रोकड़ खाता नाम करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, माल दान में देने की प्रविष्टि किस पुस्तक में लिखी जाएगी। 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, क्रय बही, मुख्य जर्नल, विक्रय बही और रोकड़ बही। देखिए मैं आपको बता दूं, क्रय बही के अंदर जो है उधार माल क्रय का लेखा होता है। विक्रय बही की अगर मैं बात करूं, उधार माल विक्रय का लेन देन होता है। रोकड़ की अगर मैं बात करूं, रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान। अगर हम नगद प्राप्त करते हैं या नगद भुगतान करते हैं उसका लेखा किस में करते हैं, रोकड़ बही में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, मुख्य जर्नल। और मुख्य जर्नल में जो है हम यहाँ पर माल दान में देने की प्रविष्टि करते हैं। एंट्री बनती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है और इस एंट्री को हम मुख्य जर्नल में करते हैं। चलो आपको मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ये और बता देता हूँ कि मुख्य जर्नल में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ आती हैं। चलो आपको मैं यहाँ बताता हूँ, देखो प्रविष्टियाँ कौन कौन सी आती है मुख्य जर्नल में। मुख्य जर्नल में आने वाली प्रविष्टियाँ,
मुख्य जर्नल में आने वाली प्रविष्टियाँ। तो मुख्य जर्नल में जो प्रविष्टियाँ आती है उनमें सबसे पहली प्रविष्टि है बच्चों प्रारंभिक प्रविष्टियाँ। वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष के जो बैलेंसेज हैं उनको जब अपन ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रारंभिक प्रविष्टियाँ होती है। अंतिम प्रविष्टियाँ, अंतिम प्रविष्टियाँ जो वर्ष के अंत में खाते बनाते समय करते हैं, ट्रेडिंग P&L में जो भी हम खर्चों को, आय को ट्रांसफ़र करते हैं उसके संबंध में जो भी एंट्रीज होती हैं वो सारी अंतिम प्रविष्टियाँ होती हैं। इसके बाद में बात आती है समायोजन प्रविष्टियाँ। अंतिम खाते बनाते समय जो समायोजन की प्रविष्टियाँ होती हैं उनको भी हम मुख्य जर्नल में करने का काम करते हैं। इसके बाद में बात आती है आपकी हस्तांतरण प्रविष्टियाँ। हस्तांतरण प्रविष्टियाँ जो होती है वो हस्तांतरण प्रविष्टियाँ भी जो है हमारी मुख्य जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद में हम बात करें अगले टॉपिक की तो हमारे पास यहाँ पर आती है हस्तांतरण प्रविष्टियाँ। देखो हस्तांतरण प्रविष्टियों का मतलब होता है कि जैसे परचेज रिटर्न का बैलेंस परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, परचेज रिटर्न का बैलेंस परचेज रिटर्न का बैलेंस परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, सेल्स रिटर्न का बैलेंस सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ड्राइंग्स का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो ये जो हस्तांतरण प्रविष्टियाँ होती है वो भी मुख्य जर्नल में होती है। इसके अलावा हमारे पास आता है एक पॉइंट और अशुद्धि सुधार की प्रविष्टियाँ। अशुद्धि सुधार की जो प्रविष्टियाँ होती है बच्चों वो प्रविष्टियाँ भी हम किस में करते हैं, वो प्रविष्टियाँ भी हम मुख्य जर्नल में करते हैं। इसके बाद में आता है विविध प्रविष्टियाँ। विविध प्रविष्टियाँ जो होती हैं वो प्रविष्टियाँ भी हम इसके अंदर करते हैं। अब विविध प्रविष्टियों में कौन कौन सी होती है, जैसे आपके माल दान में देने की बात हो गई, ठीक है, और जैसे मान लो उधार आपने संपत्ति का आपने क्रय विक्रय किया हो, ठीक है, मूल्यह्रास की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, बैड डेब्ट्स की एंट्री, प्रोविज़न की एंट्री। तो ये सारी एंट्रीज जो होती है विविध प्रविष्टियाँ ये मुख्य जर्नल में की जाती हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया है कि माल दान में देने की प्रविष्टि मुख्य जर्नल में होती है और इसके अलावा भी मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर बता दिए हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। जो बात समझ में नहीं आई हो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसका था बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है नाम पत्र कौन तैयार करता है, क्रेता, विक्रेता और दलाल, मैनेजर। चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। नाम पत्र की बात करें, देखो सबसे पहले एक व्यक्ति होता है क्रेता और एक व्यक्ति होता है विक्रेता, ठीक है। क्रेता ने माल क्रय किया, क्रेता ने माल क्रय किया किससे, विक्रेता से। माल क्रय किसने किया, क्रेता ने। किससे किया, विक्रेता से किया, ठीक है। माल आ गया, माल क्रय हो गया और माल क्रय होने के बाद में उसमें कुछ खराबी आ गई और खराबी आने के साथ में, अच्छा माल क्रय करने की एंट्री क्या होगी, देखो माल क्रय करने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू सप्लायर अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डीआर टू सप्लायर तो माल खरीदने की एंट्री हो गई और अगर मान लो माल खरीदा हुआ है और उसमें गलती आ गई तो उस माल को वापस लौटाएंगे और वापस लौटाएंगे तो एंट्री बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सप्लायर को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। माल खरीदते समय हमने उसको क्रेडिट किया था और अब हम उसको जब वापस माल भेज रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सप्लायर को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चिट्ठी बनाकर भेजेंगे उसको कि भैया आपने जो माल भेजा था उसके अंदर ये कमियां हैं और इस वजह से हम आपको ये माल वापस लौटा रहे हैं। तो ये जो चिट्ठी बनाई जाएगी जिसमें व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र बनेगा, जो चिट्ठी बनेगी, जो सर्टिफिकेट बनेगा, जो प्रपत्र बनेगा, उसे हम कहेंगे डेबिट नोट, यानी कि नाम पत्रक। और ये नाम पत्रक बनाने का काम कौन करेगा, क्रेता करेगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रेता, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नाम पत्र कौन तैयार करेगा, क्रेता करेगा। अब अगर मान लो यही बेचा हुआ माल
अब यही माल जब किसके पास आएगा, विक्रेता के पास वापस आएगा, ठीक है। तो विक्रेता इसको एक चिट्ठी बनाकर भेजेगा कि हाँ भाई आपका माल मुझे वापस प्राप्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन में विक्रेता क्या बनाएगा, विक्रेता बनाएगा क्रेडिट नोट यानी जमा पत्र। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर छूटा हुआ है, उसको आप लिख लें, खाता बही। खाता बही निम्नलिखित में से किसकी सहायता से तैयार की जाती है। 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, रोकड़ बही से, केवल क्रय बही और विक्रय बही से, जर्नल से, या प्रारंभिक लेखा बहियों से। तो देखो जो खाता बही बनती है ना, वो प्रारंभिक लेखा बहियों से बनती है, प्रारंभिक लेखा बहियों से बनती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखो इस क्वेश्चन को समझें अपन। खाता बही में क्या होता है, देखो खाता बही के अंदर जो बैलेंस आते हैं ना, जो भी जर्नल आती है वो जर्नल से भी आती है, रोकड़ बही से भी आती है, और क्रय बही और विक्रय बही से भी आती है। इसका मतलब सभी प्रारंभिक लेखा बहियों से आती है। जर्नल प्लस उसकी सहायक बहियाँ, दोनों के खाते यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं। इसी की सहायता से क्या बनाई जाती है, खाता बही बनाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिव्या को 5,000 रुपये का माल बेचा, इस व्यवहार की खतौनी होगी। देखो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या करोगे। सबसे पहले एंट्री करते हैं, दिव्या को माल बेचा। दिव्या को माल बेचने की एंट्री हो जाएगी, दिव्याज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यह एंट्री बनेगी हमारी माल बेचने की, क्योंकि माल हम यहाँ पर उधार बेच रहे हैं। उधार माल बेचने पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा, दिव्या को 5,000 का माल बेचा, इस व्यवहार की प्रविष्टि। तो देखो दिव्या के खाते में जमा और विक्रय खाते के नाम पक्ष में नहीं, एंट्री गलत हो गई। तो दिव्या के खाते में तो डेबिट करना है अपने को, तो दिव्या के खाते के नाम पक्ष में और विक्रय खाते के जमा पक्ष में, बिल्कुल सही है। ये बी ऑप्शन में हमारे को हमारा आंसर मिल गया है। आगे देख लेते हैं। फिर भी रोकड़ खाते में, रोकड़ खाता की तो बात ही नहीं आएगी, कैश की तो बात इसमें करनी ही नहीं है, क्योंकि माल हमने क्या बेचा है, उधार बेचा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी आंसर हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात अपने को समझ में आ गई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, व्यापारी के स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए माल निकाला, 800 रुपये आहरण खाते में खतौनी होगी। आहरण खाते के नाम पक्ष में, आहरण खाते के नाम पक्ष में टू कैश 800 रुपये, आहरण खाते के जमा पक्ष में और आहरण खाते के जमा पक्ष में। ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। सबसे पहले अपन एंट्री को समझते हैं। व्यापार के स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए माल निकाला 800 रुपये का। पहले तो एंट्री करते हैं। निजी प्रयोग के लिए माल निकालने पर एंट्री होती है बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आप देखिए पूछा क्या है, आहरण खाते में, यानी ड्राइंग्स अकाउंट में खतौनी कैसे करेंगे। तो आहरण खाते में खतौनी की अगर अपन बात करें तो आहरण खाते में, तो आहरण खाता क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो आहरण खाते के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट लिखते हैं। जब भी किसी खाते में खतौनी करते हैं तो उस खाते का सबसे पहले तो पक्ष देखते हैं, भाई वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखते हैं, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपोजिट खाते का नाम। हमेशा खाता बही में खतौनी करते समय अपोजिट खाते का नाम आता है। तो यहाँ आहरण की पूछ रहा है, तो आहरण खाते के डेबिट पक्ष में टू परचेज अकाउंट 800 रुपये आएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कैश की बात यहाँ पर करनी ही नहीं है अपने को, ठीक है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें भी कैश आ रहा है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि आहरण खाते के जमा पक्ष की बात कर रहा है, और आहरण खाते को अपन ने जमा थोड़ी किया है, आहरण खाते को तो अपन ने डेबिट किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित प्रविष्टि से दिलीप के खाते में खतौनी करनी है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
ये एंट्री दे रखी है आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो क्या कह रहा है, दिलीप के खाते में, दिलीप के खाते में खतौनी करनी है। तो आप दिलीप को देखिए, केवल दिलीप का अकाउंट आपने क्या किया है, डेबिट किया है। ये रहा डेबिट, और डेबिट साइड में क्या लिखना है अपने को, 2 कैश और 2 डिस्काउंट दोनों लिखना है। 2 कैश और 2 डिस्काउंट दोनों लिखना है, ठीक है, दिलीप खाते में। तो देखो अपना ऑप्शन देखें, तो पहला ऑप्शन है दिलीप के खाते के नाम पक्ष में, हाँ बिल्कुल सही है। तो जहाँ भी दिलीप खाते के जमा पक्ष वाला ऑप्शन होगा वो तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ दिलीप खाते का जमा पक्ष आ रहा है और यहाँ भी दिलीप खाते का जमा पक्ष आ रहा है, तो दिलीप खाते के जमा पक्ष वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे ऑप्शन में केवल कैश अकाउंट का नाम दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि डिस्काउंट का नाम ही नहीं दिया इसने। तो यहाँ पर जो बात आएगी, हमारा राइट आंसर होगा वो 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दिलीप अकाउंट के डेबिट में 2 कैश भी आएगा और 2 डिस्काउंट भी आएगा, दोनों ही चीज़ आएगी बच्चों। तो ये हमारे इस 14वें प्रश्न का आंसर हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मान लो कैश अकाउंट में खतौनी करनी पड़े तो क्या करेंगे। तो देखो ये आपका कैश अकाउंट हो गया, और कैश अकाउंट की आप क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे। क्या लिखोगे, बाय दिलीप, और कितने से लिखोगे, 900 से, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट आपने क्रेडिट किया है 900 रुपये से, तो 900 रुपये करोगे। और ऐसे ही डिस्काउंट के सीआर में लिख देंगे। यहाँ पे अपन डिस्काउंट अकाउंट बना लेंगे। ये मान लीजिए अपन ने डिस्काउंट अकाउंट बना लिया, और डिस्काउंट अकाउंट की भी सीआर में लिखेंगे बाय दिलीप, कितना, 100 रुपये अपन यहाँ पर लिख देंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है बच्चों हमारे पास 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन खाता बही का क्वेश्चन अपने पास चल रहा है, लेजर पोस्टिंग वाला, ठीक है। और लेजर पोस्टिंग में अपन बात करें, 15वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रहण निम्न में से किस में किया जाता है। 4 ऑप्शन। अंतिम खातों में तो होता ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनती है वहाँ। तो तलपट में तो खातों की सूची होती है, जर्नल में हम लेखा प्रविष्टियाँ करते हैं। तो खातों का वर्गीकरण और संग्रहण करने का जो काम होता है वो किस में होता है, खाता बही में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, गगन के खातों के नाम पक्ष का योग 15,000 रुपये है और जमा पक्ष का योग 18,000 रुपये है। गगन खाते का शेष क्या होगा। देखिए साहब, ये हमारे पास यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बना दिया बच्चों। अकाउंट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो, ये मैंने बना दिया गगन्स अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन एक बार इसके देख लें, 4 ऑप्शन अपने को दे रखे। ये हमारा गगन अकाउंट अपन ने बना लिया। इसमें मैं आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगा आज इस कॉन्सेप्ट के अंदर। कई बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि कौन से खाते का बैलेंस डीआर होता है, कौन से का सीआर होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें उसको। तो देखिए क्या कहा, गगन खातों के नाम पक्ष का योग 15,000 है और जमा पक्ष का योग 18,000 है। क्रेडिट का योग 18,000 और इधर हमारे पास डेबिट में 15,000 है। तो मुझे बताइए डिफरेंस किधर आ रहा है। डिफरेंस डेबिट में आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,000 रुपये आ रहा है। तो ये 18,000 खाता तो बराबर हो करते ही हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। CD लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस CD नॉर्मल है अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस होगा ये 3,000 रुपये का बैलेंस होगा, ठीक है। अब 3,000 का बैलेंस हमारे पास 2 जगह दे रखा है। ये तो सही है कि बैलेंस 3,000 का होगा, 15,000 का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वही बैलेंस होता है। इधर का टोटल 18,000 है और इधर का टोटल 15,000 है, तो डिफरेंस जो होगा वो 3,000 का है। तो बैलेंस तो 3,000 का ही होगा। इसका मतलब ये 15 वाला और 18 वाला ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब आती है बात कि साहब हम इसको क्या करें। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, इस 3,000 के बैलेंस को डेबिट बैलेंस समझ बैठते हैं। वो ये समझते हैं कि डेबिट में लिखा हुआ है इसलिए डेबिट बैलेंस है। नहीं, डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है। आप किसी भी खाते का बैलेंस अगर पता करना हो तो ये देख लो जो अमाउंट ज़्यादा है वो किधर का ज़्यादा है। अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर डेबिट का योग ज़्यादा है वो डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन लिखते विपरीत साइड में ये ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो कम तो डेबिट में पड़ेगा ना, तो लिखेंगे डेबिट में, लेकिन कहलाएगा क्या, क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट का योग ज़्यादा हुआ लिखेंगे हम क्रेडिट में, लेकिन कहलाएगा क्या, डेबिट बैलेंस।
तो किसी भी खाते का बैलेंस पता करना हो तो आप ये दिमाग में बात बैठा लो कि योग किधर का ज़्यादा है, जिधर का योग ज़्यादा है वही उस खाते का बैलेंस होगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 3000 रुपये जमा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। ठीक है, आई थिंक आपको ये बैलेंस वाली बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तलपट है, अंतिम खाता नहीं, अंतिम खाता नहीं है। सहायक भाई, बिल्कुल सहायक भाई नहीं है। एक खाता भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, एक सूची है। सूची कहीं की है, खातों की। जो भी खाते हम बनाते हैं, व्यक्तिगत हो, अव्यक्तिगत हो, वास्तविक हो, जैसे भी खाते हो, उन सब खातों की क्या है, ये सूची है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 17वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नरेश को चुकाए 5000 रुपये महेश के खाते में नाम कर दिए, यह अशुद्धि किस प्रकार की है। नरेश को 5000 रुपये चुकाए, महेश के खाते में नाम लिख दिए, यह अशुद्धि कैसी है। तो एक बात याद रख लो, गलत व्यक्ति, गलत व्यक्ति आ जाए, गलत राशि आ जाए और गलत पक्ष आ जाए। मतलब नरेश की जगह महेश लिख दिया, 5000 की जगह 500 लिख दिया, डेबिट की बजाय क्रेडिट में लिख दिया, या उल्टा कर लो, महेश की बजाय नरेश में कर दिया हो, 500 की जगह 5000 कर दिया हो, डीआर की जगह सीआर कर दिया हो, या सीआर की जगह डीआर कर दिया हो। ये तीनों बातें एक ही लाइन में याद रख लो। गलत व्यक्ति, गलत राशि, गलत पक्ष में खतौनी हो जाए बच्चों, तो वह अशुद्धि होती है हिसाब की अशुद्धि। वो ना सैद्धांतिक अशुद्धि होगी, ना क्षतिपूरक अशुद्धि होगी, ना भूल की अशुद्धि होगी। गलत व्यक्ति, गलत राशि, गलत पक्ष, अशुद्धि कौन सी हो गई, हिसाब की अशुद्धि होगी। इसके अलावा आप कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। भूल की अशुद्धि में तो लेन देन को लिखना ही भूल जाते हैं, या तो जर्नल एंट्री करना भूलते हैं, या फिर हम खाता बही में खतौनी करना भूलते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धि का मतलब अशुद्धि तो होती है, लेकिन एक गलती दूसरी गलती को ढक देती है। जैसे मान लो नरेश को अपन ने 5000 रुपये चुकाए और महेश को 500 रुपये चुकाए, तो नरेश की एंट्री 5000 की बजाय 500 से हो जाए और महेश की एंट्री 500 की बजाय 5000 से हो जाए। तो एक गलती, वहाँ पे दो गलतियाँ होती हैं। क्षतिपूरक में दो गलतियाँ होती हैं, तभी एक गलती दूसरी गलती को ढक लेती है। और सैद्धांतिक अशुद्धि का मतलब होता है किसी भी पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चा मान लेना, वो सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। जैसे मान लो परचेज, अपन ने मशीन परचेज की और मशीन परचेज की एंट्री अपन ने परचेज अकाउंट में दिखा दी हो, तो वो सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पर 18वें प्रश्न का जवाब मिल गया। बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आएगा यदि, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताइए साहब क्या ऑप्शन हो सकता है। 1 मिनट के लिए सोचो, देखें फटाफट आप। तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आएगा यदि उमा से प्राप्त राशि उषा के खाते में जमा कर दी गई हो, भावना से 1200 रुपये का माल लौट कर आया हो जिसका लेखा नहीं किया गया हो, भावना ने 1200 रुपये का माल लौटाया, लेखा नहीं किया हो, ये 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया, हाँ लौटाया जिसका लेखा नहीं किया गया हो, भंवरलाल से कमीशन प्राप्त हुआ हो जिसे कमीशन के खाते के नाम में कर दिया गया हो, फर्नीचर 3700 से खरीदा हो जिसे क्रय में कर दिया गया हो। बताइए फटाफट तलपट का योग बराबर कब नहीं आएगा। ठीक है, चलो आपका आंसर मिल गया। आपका आंसर जो भी है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, देखे क्या है। चलो अपन इसको देखते हैं अब क्या आंसर इसका सही हो सकता है। देखो, उमा से प्राप्त राशि उषा के खाते में लिख दी। अब उमा से राशि प्राप्त होगी तो लिखेंगे तो सीआर में ही ना। अब चाहे आप उमा के खाते में लिखो चाहे उषा के खाते में लिखो, तलपट से कोई मतलब नहीं है। राशि कहाँ आई, आनी थी सीआर में, कहाँ आ गई, सीआर में आ गई, जमा कर दी। तो इस ऑप्शन से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो, भावना ने 1200 रुपये का माल लौटाया लेकिन उसका लेखा नहीं हुआ, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला तलपट के योग पर। क्यों? क्योंकि आपने जर्नल एंट्री नहीं की तो प्रविष्टि भी नहीं हुई, और प्रविष्टि नहीं हुई तो खतौनी, जर्नल एंट्री नहीं हुई तो उसकी लेखा खाता बही में खतौनी भी नहीं हुई, और खतौनी नहीं हुई तो फिर वो तलपट में भी नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में इस ऑप्शन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब आप चौथा देखो, फर्नीचर खरीदा 3700 रुपये का, फर्नीचर खरीदने पर उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन क्या कर दिया, क्रय खाते में लिख दिया। तो क्रय खाते में लिखने से वो भी क्या हो गया, डेबिट ही हो गया। तो डेबिट में आना था अमाउंट 3700 और डेबिट में ही आया है, चाहे नाम किसी का भी आया हो, उससे तलपट के योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा यहाँ पर सी वाले ऑप्शन से, क्योंकि कमीशन प्राप्त होने पर कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना था। भंवरलाल से कमीशन प्राप्त होने पर एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, 250 रुपये। अब कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय आपने कमीशन खाते को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पक्ष चेंज हो जाए ना, तो फिर तलपट का योग बराबर नहीं आएगा। तो ये हमारा 19वें प्रश्न का आंसर हमारे को जो मिलेगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास में आता है 20वां क्वेश्चन। देखो, तलपट का जमा पक्ष 4000 रुपये से अधिक शेष दर्शा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तलपट का क्रेडिट पक्ष का योग 4000 रुपये ज़्यादा है, क्या कारण हो सकता है इसका। सृष्टि से प्राप्त इसको करेक्शन कर लो, ये है डूबत ऋण। सृष्टि से प्राप्त डूबत ऋण की राशि 4000 रुपये उसके व्यक्तिगत खाते में जमा कर दी गई, यानी कि कैश अकाउंट दिया टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की बजाय सृष्टि का नाम लिख दिया, यानी कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड सीआर होना था, उसकी बजाय सृष्टि अकाउंट को सीआर कर दिया। अगला है पुरानी मशीन को विनोद को 8000 में बेची, जिसको विक्रय बही में लिख दिया गया। विनोद को मशीन बेचने पर एंट्री बनती है विनोद अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन बेच रहे हैं तो असेट्स का नाम आएगा, विनोद अकाउंट दिया टू मशीन होना चाहिए था, लेकिन विक्रय बही में लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीन भी क्रेडिट हुई है और सेल्स में अगर लिखा है तो वो भी क्रेडिट हुई है, तो यहाँ पर उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ममता को माल बेचा, 1000 रुपये का लेखा करना भूल गए, इससे भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी तो अपन ने एंट्री ही नहीं की। आनंद को चुकाया 2000 रुपये, आनंद के खाते के जमा पक्ष में लिख दिया। तो अब आप यहाँ पर देखो, पहले वाले का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सृष्टि से प्राप्त राशि, ठीक है, सीआर में 4000 रुपये, डूबत बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में लिखने थे, सीआर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को करना था, लेकिन उसके व्यक्तिगत खाते को सीआर कर दिया, इसका तलपट पे के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पुरानी मशीन विनोद को बेचने पर मशीन को डेबिट करने की बजाय हमने जो है सेल्स अकाउंट को मशीन को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो इसका भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ममता को माल बेचा, इसका भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, आनंद को चुकाया, एंट्री बनती है आनंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आनंद को डेबिट करना था 2000 से, लेकिन हमने आनंद खाते के जमा पक्ष में लिख दिया। खाते का अगर पक्ष चेंज हो जाए तो डबल राशि का अंतर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डेबिट में लिखना था, लिख दिया क्रेडिट में, तो उससे डबल राशि का अंतर आता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कि आनंद को चुकाने पर जो है हमारे पास डेबिट साइड में जो लिखना था, लेकिन हमने क्रेडिट में लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमारा जो आंसर होगा इस खाते का, मतलब इस प्रश्न का, वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आनंद को चुकाने पर आनंद को डेबिट करना था, क्योंकि आनंद पाने वाला है, आनंद को हमने क्रेडिट कर दिया, तो इससे हमारा 4000 रुपये का जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि 2000 रुपये हमने जो है कहाँ लिख दिए, क्रेडिट में लिख दिए। तो क्रेडिट का टोटल हमारा 4000 रुपये से डिफरेंस यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है बच्चों। देखो 4000 से इसलिए दिखाएगा क्योंकि 2000 आपने कैश अकाउंट क्रेडिट किया है, तो ये कैश भी तो सीआर साइड में लिखा है, और 2000 रुपये आनंद आपने और सीआर कर दिए, आनंद को भी सीआर कर दिया, तो 4000 रुपये का डिफरेंस हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी वाला, बाकी ऊपर वाले तीनों पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये था हमारे अकाउंटिंग एमसीक्यू का पहला पार्ट, आज अपन यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं 20 क्वेश्चन ही इसमें रख रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आप जानते हैं अच्छे से। थ्योरी क्वेश्चंस होंगे तो अपन जल्दी जल्दी उनको ख़त्म कर लेंगे, तो अगले वीडियो में अपन ज़्यादा क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो अपन और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा डी मेथड्स अकेडमी के नाम से हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी हमने पुरानी वीडियोस अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।